नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी। अनुपम मिश्रा जी जो हैं इस समय देश-विदेश घूम रहे हैं और अपने कार्यक्रम भी बीच-बीच में गायब कर देते हैं। कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ अब रेगुलर रहेंगे। तो स्वागत कर रहे हैं अनुपम जी का और आप सभी को याद दिला रहे हैं हमारी दी जयपुर डायलॉग्स द जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट की, जो है 21 मार्च 2026 को, और वो है मुंबई में। डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अनुपम जी से आप वहाँ पर 2-2 हाथ कर सकते हैं। जब मेरे प्रोग्राम्स, जहां तक मेरे अपने कार्यक्रम गायब होने का सवाल है, जब हमारे दर्शकगण श्रोतागण शिकायत करते हैं तो मैं अक्सर उनको बताता हूँ कि संजय दीक्षित जी ने एक बार मुझ पर बड़ा गहरा तंज किया था कि अनुपम आप बड़ी मेहनत करते हैं, पूरे दिन में एक पूरा प्रोग्राम कर डालते हैं। तो एक प्रोग्राम भी कभी कभी पूरा नहीं हो पाता है, क्या करें। तो साहब हम आरंभ करेंगे आज की सबसे तगड़ी जो मुझे खबर लग रही है, वो खबर ये है कि प्रशांत किशोर जी जो थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लगा हुआ था और सुनते ही उनको डाँट पड़ गई। उनको सीजेआई ने ये कहा बताया कि जब आप जनता द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, तब आप पब्लिसिटी करने यहाँ आ जाते हैं। बताइए, ये प्रशांत किशोर के साथ क्या हुआ? प्रशांत किशोर का काम हो गया, प्रशांत जो चाह रहे थे वो हो गया। प्रशांत क्या? किशोर, बता रहा हूं ना, सुने। प्रशांत किशोर की खबर बनी कि सुप्रीम कोर्ट गए, प्रशांत किशोर की खबर बनी कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ, प्रशांत किशोर की खबर बनी कि साहब वो बिहार के चुनाव ही रद्द करा देंगे, और फिर प्रशांत किशोर की चौथी खबर बनी कि सुप्रीम कोर्ट से डांट खा गए, जैसा आप बता रहे हैं। और इन 4 खबरों में वो खबर दब गई जो कल से वायरल हो रही थी और जिसको रोकने के लिए प्रशांत किशोर ने ये सब किया। लेकिन तो कहा उन्होंने, हाउ मेनी वोट्स डिड योर पॉलिटिकल पार्टी गेट, ये पूछा। जिस खबर को, Then जो you use खबर, judicial platform to get popularity. Someone could challenge the scheme itself. Main prayer here is declare elections null. There is a high court in the state. Avail that remedy. यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। 3 दिन पहले एक चैट लीक हुआ था और वो वायरल होता जा रहा था 3 दिन से, तो प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट जाकर उस पूरी वार्ता को डाउन कर दिया। अब लोग वार्ता डाउन नहीं हुई है, अब और पॉपुलर हो जाएगी। अरे प्रयास तो किया भाई, आदमी प्रयास करना अपने हाथ में है। भगवान कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म की बात की, सिर्फ प्रयास पे हमारा हक है, फल पे हमारा हक नहीं है। प्रशांत किशोर ने उस चैट को डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा कर दिया, और काफी कुछ नहीं तो कुछ चर्चा बढ़ तो गई कम से कम, वरना तो सिर्फ उसी पे चर्चा होती और ऐसी चर्चा होती जो जिस तरह का राष्ट्रीय डिबेट वो बन सकती थी वो नहीं बनी। अभी भी थोड़ी बहुत ज्यादा है तो इसलिए क्योंकि महुआ घूम घूम के मुकदमे करा रही। मैं वो जो उन्होंने नई नई शादी की है, वो जो नए पति हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? अब वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो किसी भी चीज से नावाकिफ रहे होंगे, या उन्हें अज्ञान में ऐसा हो गया या जानकारी नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया सोच समझ के किया साहब, क्या बात है। अच्छा, और उसको लिंक कर दिया है फ्रीबी इशू से प्रशांत किशोर ने भी, और अल्टीमेटली डांट इतनी बड़ी कि उन्होंने अपनी पिटीशन विथड्रॉ कर ली एंड द केस वाज डिसमिस्ड एज विथड्रॉन। ये ताजा समाचार है। आपकी टिप्पणी। देखिए, प्रशांत किशोर अपने आप को एक गंभीर राजनीतिक विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में कोर्ट जाने में उनको इतना समय लगा, इस डिले को कंडोन कराना तो बहुत दूर की बात है, इसको एक्सप्लेन कैसे करें? हाउ विल ही एक्सप्लेन दिस डिले? मतलब उनको इतना समय लगा ये समझने में कि फ्रीबीज बांटी जा रही हैं, रेवड़ी बांटी जा रही हैं, या जो कुछ भी उनकी आपत्तियां थी, अगर सिंक इन करने में इतना समय लग गया तो उनके राजनीतिक विश्लेषण पे फिर कौन भरोसा करेगा? आप बताएं। प्रशांत किशोर को मैंने हमेशा कहा है कि देखें, यदि आप जीत रहे हैं तो प्रशांत आपकी जीत में जिसे कहना चाहिए एक ग्लैमर का तड़का लगा देते थे, या फिर उस जीत को थोड़ा सा सुव्यवस्थित बता देते थे। लेकिन यदि आप हार रहे हैं तो प्रशांत आपको जिता नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ये देख चुकी हैं इस बात को।
हाँ, वो क्या थे, वो खाट पंचायत? अ, कुछ ऐसा ही था वो, कुछ था, ऐसे ही था, कुछ खाट पंचायत टाइप का ही। खाट पंचायत इस तरह की वो थी। एक्चुअली चाय चाय पे चर्चा का वो एक वो था, चाय पे चर्चा का एक जिसे कहना चाहिए एक सब्स्टिट्यूट पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। पर आपको समझना पड़ेगा ना कि एक तरफ चर्चा करने वाला मोदी था और दूसरी तरफ चर्चा करने वाला, पंचायत करने वाला कौन था, वो नजर ही आ रहा है। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि लोग खाट भी उठा ले गए, और इसीलिए मेरे ख्याल से एक या दो ही खाट पंचायत हो पाई थी। उसके बाद जब सारी खाटें गायब होती नहीं तो उनका भाई इतनी खाटों का इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें, तो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया प्रोग्राम। कांग्रेस में ये पुरानी समस्या है, कांग्रेस में ये पुरानी समस्या है। आप देखिए एप्स्टीन फाइल में आया है कि केजीबी जिन सूटकेसेस में पैसा रख के कांग्रेस को भेजती थी, इंदिरा गांधी वो सूटकेस नहीं लौटाती थी। तो ये कांग्रेस में ये पुरानी समस्या है। ये एप्स्टीन फाइल्स में आया है या कि आपके मित्रों आर्काइव्स में आया है? नहीं, एप्स्टीन फाइल में इसका जिक्र है भाई कि वो तो पहले से पैसे लेती रहती थी और बाद में उन्होंने कह दिया था तो ग्लोबल फिनोमेना है, इसमें नई बात क्या है। हाँ, लेकिन फिर चर्चा तो बहुत हुई साहब। देखिए एप्स्टीन फाइल में ये बहुत डिटेल में नहीं है, एप्स्टीन फाइल में इसका जिक्र है इनके पैसे लेने का, और उसके बाद लोगों ने जाकर वो एक केजीबी आर्काइविस्ट है उनका पूरा आर्काइव खोल के दिखा दिया कि उनको जो केजीबी को सबसे बड़ी शिकायत थी कि साहब हम आपको ट्रैफिक पॉइंट्स में जहां गाड़ियां रुकी रहती हैं वहां आपको खिड़की से सूटकेस और ब्रीफकेस डाल के पैसा डाल देते हैं आपकी गाड़ी में, और लेकिन आप ब्रीफकेस सूटकेस तो लौटा दिया कीजिए। इंदिरा गांधी ने वो भी लौटाने से मना कर दिया। तो जब ब्रीफकेस सूटकेस नहीं लौटे तो खाटे कैसे लौटेगी संजय? लेकिन अभी दूसरी चर्चा जो है वो घूसखोर पंडित की हो रही है। घूसखोर पंडित पे हमने अपनी चर्चा भी शेड्यूल रखी थी, लेकिन समाचार ये है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में उसके विरुद्ध याचिका लगी थी और वहाँ उपस्थित वकील जो है नीरज पांडे उनके डायरेक्टर के, और उन्होंने उपस्थित होकर ये कहा कि साहब हम इस फ़िल्म का टाइटल भी बदल रहे हैं और इससे संबंधित सारी प्रचार सामग्री भी हटा रहे हैं। लेकिन मुझे उसमें जो है वो आपत्ति और भी है, हो सकता है मुझे भी जाना पड़े, क्योंकि उसमें जो वो घूसखोर व्यक्ति है उसका नाम रखा गया है अजय दीक्षित, और अजय दीक्षित जो है वो मेरे ब्रदर का नाम है। मुझे लग रहा है मुझे ही टारगेट करने के लिए तो नहीं किया गया ये। इसमें तो आप बेहतर कमेंट कर पाएंगे कि अगर ये आपके ऊपर बायोपिक बनी है तो हम नहीं जानते, तो उसमें यू कैन क्लेम, सीधे-सीधे आप कुछ नहीं, डिफेमेशन कर आप रहे ये हैं। तो आप अगर और ऐसा कुछ है तो कुछ नहीं तो रॉयल्टी तो डिमांड कर ही सकते हैं। रॉयल्टी तो आप मांग ही सकते हैं कि मेरे ऊपर बायोपिक बना रहे हो तो पैसे मुझे भी दो। तो अब वो बायोपिक है या क्या है, वो तो देखने से पता चलेगा। लेकिन सीधे-सीधे जो ये नाम की जो चोरी हुई है, मेरे ब्रदर का नाम है, मेरे बड़े ब्रदर का नाम है अजय दीक्षित। बताइए आप, कम ऑन ये क्या साहब, बात है? कोई भी नाम रखेंगे किसी ना किसी का तो होगा ही, ये क्या बात हुई? जी भाई, तो हम तो उनसे कहें कि साहब कि अनुपम मिश्रा जी अपना नाम लेंड करने के लिए तैयार हैं। किसी का किसी के नाम पे कॉपीराइट तो नहीं है ना। लेकिन देखिए बात कुछ और, बात सिर्फ ये है कि जैसे एक एलॉन मस्क ने आज एक ट्वीट किया है और मैंने उसे उस पर टिप्पणी भी की है और मेरा ख्याल है शायद आपने उसे रिपोस्ट भी मैंने किया है। देख भी लिया है, एलॉन, रीट्वीट भी कर दिया है। हाँ, और एलॉन मस्क कहते हैं कि फिरंगियों के देश में फिरंगियों को गाली देना सबसे आसान बात है, यू कैन कॉल देम अ वाइट बास्टर्ड, लेकिन फिरंगियों को छोड़ के आप किसी भी नस्ल, किसी भी रंग, किसी को भी कोई दो शब्द गाली देना तो बहुत दूर की बात है, आप उनपे एक हेल्दी, एक स्वस्थ चर्चा भी नहीं कर सकते। ये बात मुझे बहुत कुछ हिंदुस्तान के हिंदुओं की याद दिलाती है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को गाली देना सबसे आसान है, लेकिन आप किसी और को गाली नहीं दे सकते। फिर हिंदुओं में भी तथाकथित सवर्णों को गाली देना सबसे आसान है, लेकिन सवर्णों के अलावा आप किसी की चर्चा भी नहीं कर सकते। और सवर्णों में भी ब्राह्मणों को गाली देना तो जिसे कहना चाहिए जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे आज मैं देख रहा, उन्होंने कहा कि ये बड़ी खराब बात है कि ब्राह्मणों को लगातार निशाने पर लिया जाता है। अब इसमें मुझे दो बातें कहनी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को विदेशी बताने का नैरेटिव समाप्त होना चाहिए। तो मायावती वही बात कह रही हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी।
और डॉक्टर मायावती का अम्बेडकर, ट्वीट बहुत चर्चा में है इस समय। नहीं तो डॉक्टर अम्बेडकर को मैं अक्सर कहता हूं कि जिस जमाने में लोकमान्य तिलक से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक आर्य आक्रांता थ्योरी यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ग्लोरीफाई कर रहे थे और जस्टिफाई कर रहे थे, उस समय किसी को पसंद आए ना पसंद आए, तिलक ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे थे, लेकिन माना उन्होंने भी था, ये बात सही। अरे साहब वो कहाँ थे, वो तो ट्रेसेस ढूंढ के आर्टिक तक निकाल लाए थे, वो ग्लोरिफिकेशन नहीं है तो क्या है। और और आप ये बताएं कि उस समय एक ही आदमी था जिसपे तमाम आरोप हैं, लेकिन उस आदमी ने आगे आके कहा कोई कहीं से नहीं आया। उस आदमी का नाम था भीमराव अंबेडकर, और उसने कहा कि ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी जाति सभी वर्ण यहाँ के मूल निवासी हैं। उन्होंने मूल निवासी शब्द प्रयोग किया और उनका मूल निवासी कोई बाहर से नहीं आया। पर दिक्कत कहाँ है संजय सर, आप समझिए, ब्राह्मण बैशिंग, ब्राह्मणों को गाली देना, जैसे आप मायावती ने आज कह दिया ये बहुत गलत हो रहा है, पर इस बात से तो मायावती भी इनकार नहीं कर सकती ना कि जो बहुजन समाज पार्टी के शुरुआती दिन थे, जो बामसेफ के दिन थे, काशीराम की सभा में मैंने अपने कानों से अपनी आंखों से नारा लगते सुना है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, मैंने खुद सुना है भाई। तो अब लेकिन यह है कि जब एक बार बहुजन समाज पार्टी की समाज में ठीक ठाक रिस्पेक्टेड इमेज बन गई, तो उसके बाद उन्होंने लगातार अपने आप को इस नारे से दूर करना शुरू कर दिया। डीएमके को आज भी ये नारा सूट कर रहा है, डीएमके आज भी से लगा रहा है, राहुल गांधी घूम फिर के इसी नारे को दूसरे शब्दों में कहते रहते हैं। तो ये एक सबसे आसान हो गया साहब, तो टीपू सुल्तान से लेके औरंगजेब से लेकर सीधे डीएमके तक आज तक वही नारा अभी भी। अब किस तरह के नारे लगते हैं साहब बताइए, ब्राह्मण नष्ट विदेशी है, इनके घर में एसी है, अब इसका क्या जवाब दिया जाए तो इसका क्या जवाब दिया जाए। अच्छा दूसरी बात मेरा ये नहीं, एक मिनट अब मुझे एक बात और भी कहनी है। देखिए ब्राह्मणों को भी एक बार दो बातें कहनी है, बल्कि रिमाइंड मी कि एक तो ब्राह्मणों को आत्मावलोकन करना चाहिए। ये भारत में अगर आप वामपंथियों की घुसपैठ देखें तो शुरुआती वामपंथियों में 100 में 99 ब्राह्मण थे, अगर 100 में 100 नहीं थे तो। हाँ तो 100 में 70 आज भी हैं, 100 में 70 आज भी हैं। तो ये सोच आप ही लेकर आए और आप ही उसके शिकार है। और मैं और सोच क्यों लेकर आए कि ये बौद्धिक जिसे कहना चाहिए ना, वो बौद्धिक जुगाली थी ये आपकी। हाँ कि साहब अरे भाई हम बड़े ब्रिलियंट हैं, हम कुछ ऐसी बात कहेंगे जो किसी ने नहीं कही हो, तो हम बड़े निष्पक्ष नजर। तो उन्होंने एक बौद्धिक जुगाली के चलते इस तरह की बात। अब ये नीरज पांडे हैं, नीरज पांडे जैसे लोग आज भी इस तरह की फिल्में इसलिए बना रहे हैं कि नंबर 1 इस तरह की फिल्मों को फाइनेंस करवाना आसान हो जाता है, इनको फाइनेंस बड़े आसानी से मिल जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नैरेटिव है जो लगातार इस पे चलता ही चला जा रहा है। जे साई दीपक ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया है, अन्ना मलई ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया। अन्ना मलई तो ब्राह्मण नहीं है ना, उन्होंने इस बात को बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया कि ब्राह्मणों को निशाने पे लेकर आसान भी है निशाने पे लेना, और दूसरी बात उसके जो डिविडेंड्स हैं, उसके जो लाभ है, उसके जो चुनावी फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो फिल्म है घूसखोर पंडित, तो आप ये देखिए इसको बनाने वाला ब्राह्मण, इसका लीड एक्टर ब्राह्मण, मनोज बाजपेयी और नीरज पांडे। तो आप नीरज पांडे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर रितेश शाह है, और भाई प्रोड्यूसर तो है ना, नीरज पांडे प्रोड्यूसर है, तो इसीलिए मैंने बनाने वाला कहा ना, मैंने इसको डिक्शनरी बनाया तो नीरज पांडे ना, नीरज पांडे प्रेजेंट्स घूसखोर पंडित। अब आप सोचिए मतलब ये वाह वाह साहब, क्या कितने इम्पार्शियल लोग हैं, कितने जबरदस्त लोग हैं, क्या वामपंथी सोच है। मनोज बाजपेयी एज घूसखोर पंडित, अब आप सोचिए इसको। तो ब्राह्मणों को भी अपने अंदर एक बार आत्मावलोकन करना चाहिए कि साहब अपने आप को अलग दिखाने की चाहत, अपने आप को जीने की चाहत, अपने आप को बताने की चाहत, उन्हें कहां से कहां तक ले। एक फाइनल बात में इसमें और जोड़ना चाहूंगा संजय सर, कि आपको समझना पड़ेगा कि कोई ऊपर से नहीं टपक रहा था कि ब्राह्मण है, ऐसा नहीं। तो वर्ण व्यवस्था बनी और मोटी मोटी ये बनी कि जो पढ़ने लिखने में के इच्छुक थे या पढ़ने पढ़ाने के इच्छुक थे उन्हें ब्राह्मण कह दिया, जो लड़ने लड़ाने के इच्छुक थे उन्हें शूद्र क्षत्रिय कह दिया गया, जो बाकी काम कर सकते थे उन्हें शूद्र कह दिया, जो व्यापार करना जानते थे उनको वैश्य कह दिया। मैं बार बार इस बात को बताता हूं कि साहब विश्वामित्र खुद राजा थे और विश्वविजयी राजा थे,
लेकिन अपनी रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को ले गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने छात्र धर्म त्याग दिया तो ब्राह्मण हो गए थे। तो वर्ण उन्होंने वर्ण बदल दिया था, उन्होंने कहा ब्राह्मण हो गया, मैं अब नहीं चलाऊंगा। तो इसका क्या नाम है, द्रोणाचार्य, मतलब उनको तो कोई परास्त ही नहीं कर पाया, धोखे से मारना पड़ा। परंतु ध्रुपद से बदला लेने के लिए उन्होंने अर्जुन और भीम को भेजा, स्वयं नहीं गए। वो चाहते थे ध्रुपद को स्वयं परास्त कर सकते थे। तो हर आदमी का अपना एक काम डिफाइंड था, जब काम बदल जाता था तो वर्ण भी बदल जाता था। इसको आप ये ना कहें कि ब्राह्मण पढ़े लिखे, आप ये कहें कि एक जमाने में पढ़े लिखे लोगों को ब्राह्मण कह दिया। जी, इसकी तो पर्याप्त प्रमाण है। इसके प्रमाण है एक ऋग्वेद की ऋचा है 9.3.112, उसको देखें आप। 9.3.112 नोट कर लें कहीं, ये याद रह जाए अरे तो बात हम बहुत। नोट कर लेंगे, देख भी लेंगे, पर आप तो संस्कृत के ज्ञाता हैं, पढ़ के सुनाएं, अर्थ बताएं, दर्शकों को तो लाभान्वित करें। 9.3.112 जो ऋचा है, वो ये कहती है कि साहब कि मेरे, एक मिनट में उसको ढूंढ ही लेता हूँ, वो अपने क्योंकि माता पिताओं का अलग अलग वर्ण बताती है, अगर मुझे हाँ, ठीक याद वो अपने माता है। पिता और स्वयं का कि अलग 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 वर्ण बताती कि मेरी माता इस वर्ण से, मेरे पिता इस वर्ण से और मैं इस वर्ण से हूँ। तो वो तीनों का तो अलग वर्ण बताता है। ये तो एक किस्सा है, ये तो इसमें लिखा हुआ है। उसके आपको बाद मालूम है संजय सर, आपको मालूम है, मैंने इस ऋचा को पहली बार अपने स्कूल में पढ़ाया गया था। उस जमाने पे 2-4 साल ये इतिहास की किताब में चला था, फिर से हटा दिया गया अच्छा, हटा भी दिया था। था। हाँ हाँ, फिर लगा कि अरे ये गलती से ये क्या पड़ गया, इसको हटाओ भाई, ये तो पूरा नैरेटिव ही ध्वस्त कर देगा। एक मिनट, निकाल ही लिया ना मैंने, तो कथा सरित सागर आ गया भाई, कहाँ से आ गया, निकाल रखा था। बेसिकली ये है कि भाई मैं तो देखिए वाद्य यंत्र बजाता हूँ, मेरे पिता जो है वो वैद्य हैं, और मेरी माता जो है वो अनाज पीसने का काम करती है। इस प्रकार से हम अपने अलग अलग कार्य करते हुए अपने घर में बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको आपको ज्ञात होगा संभवतः कि वैवस्वत मनु, अभी हमारा जो संवत्सर है वो वैवस्वत मनु का संवत्सर है। तो वैवस्वत मनु के जो पुत्र हुए, 12 पुत्र हुए, बताया कि उसके जो पहले 3 हैं उनके तीनों के वर्ण अलग अलग। एक शाकु वंश तो आप जानते ही हैं, तो क्षत्रिय थे। उसके अतिरिक्त भगवान राम जो का। तो जो 2 नंबर के उनके पुत्र थे वो ब्राह्मण वर्ण में थे, और जो 3 नंबर के थे वो वैश्य वर्ण में थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक अरे उदाहरण भाई हैं। विश्वामित्र के नाम से आप देखिए कितने गोत्र निकले। जितने गोत्रों को विश्वामित्र ने प्रतिपादित किया, वो तो मुझे तो लगता है बहुत कम लोगों ने किया होगा। चलिए, वो एक वर्ण व्यवस्था है और वो एक मनुस्मृति से जुड़ी चीज है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि और भाई इसीलिए मैं अक्सर ये जाति वाली जितनी भी बात है वो केवल बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। हिंदू ग्रंथों में, सनातन ग्रंथों में केवल वर्ण की बात मिलती है, और वर्ण के बारे में मनुस्मृति का जो 10.65 है वो स्पष्ट कहता है कि आपका वर्ण परिवर्तित हो सकता है। देखें, सनातन में लेकिन हमारे किसी संविधान ने वर्ण को, उसको फिक्स कर दिया। सनातन ने किसी वर्ण को ऊंचा नीचा बताया ही नहीं। ये तो पहले गौतम बुद्ध थे जिन्होंने कहा कि वर्ण ऊंचा होता है, वर्ण नीचा होता है, और वर्ण नीची नहीं, वर्ण ना में ना 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 ना। जाति, वर्ण की हाँ बात ही नहीं जाति, की उन्होंने जाति उन्होंने जाति कुल की जाति बात की। ऊपर, कुल सॉरी आई कुल एम कुल सॉरी, कुल। जाति ऊंची नीची होती है। और यही नहीं कहा उन्होंने, तो यहां तक कहा कि नीची जातियों में जन्म लेने वाले अपने कुकर्मों को भोगने के लिए उस जाति में जाते। अब आप देखिए, मतलब उन्होंने तो उसको जस्टिफाई भी कर दिया। तो मतलब, और उस गौतम बुद्ध को आप तथागत कहकर आप उनको समानता का प्रतीक बताते हैं। नहीं समझ में, मुझे लगता है गौतम बुद्ध ने झूठे नैरेटिव बनाने और उनको नहीं तोड़ने का जो हमने पिछले 70 साल में कार्य किया, उनका ये परिणाम है। नहीं नहीं, आप ये एक देखिए, सेकंड सुने। देखिए गौतम आपको बुद्ध को आप एक बात, गौतम, हाँ किसी भी सनातन शास्त्र में, धर्म में, कहीं भी आपको अस्पृश्यता नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बौद्ध ग्रंथों में। कि उन्होंने साफ कहा कि अहिंसा जो है, जो भी जीव हत्या करता है वो अस्पृश्य है, यहाँ से आता है। उनका जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट था वो जीव हत्या था।
हमारा अहिंसा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अहिंसा का मतलब होता है कि जो आपके अहिंसा मन से प्रेरित जो हिंसा होती है वो हिंसा होती है, वरना नहीं होती। या आपका 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है गीता का, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। कि यदि आपकी ईगो, आपका अहंकार उसमें लिप्त नहीं है, जो आप वध करते हैं किसी का, तो उसका कर्मफल आपको नहीं लगता। ये भगवान कह रहे हैं कृष्ण से, इस चक्कर में मत पड़ कि किसको मार रहा है किसको नहीं मार रहा है। यदि धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य मान के कार्य कर रहा है, अहंकार नहीं है उसमें, तो इस वध का कोई पाप तुझको नहीं लगेगा। तो ये हिंसा के कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है, हिंसा और हिंसा है। और बौद्ध धर्म में अहिंसा जो है वो बिल्कुल जीव हत्या भी पाप होगी। अब जीव हत्या में यदि आपका अहंकार, उसको खाने के लिए आप करते हो, पाप अवश्य है। अपने को बचाने के लिए करते हो तो थोड़ी पाप है भाई। सांप को घर में थोड़ी रखोगे, यहाँ तो सांप को घर में रखने का प्रचलन चालू हो गया जी। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बुद्ध के बारे में आप कोई बात बताएं कि देखिए बुद्ध ने ऐसा कहा, बुद्ध ने ये लिखा, या फिर ये इनके बौद्ध ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, तो एक सवाल, एक पहला वो जिसे जवाब ये आता है कि ये सब तो ब्राह्मणों ने लिख दिया। अच्छा, उस पे मेरा सवाल ये होता, सुने तो, अरे नहीं सब, अरे आप देखिए जाके सोशल मीडिया पर रोज मुझे बोलते लोग, तो मेरा उनसे सवाल होता है कि चलो मैंने सुने तो मैंने कहा चलिए ब्राह्मणों ने लिख दिया, मान लिया, लेकिन किसी और ने कुछ लिखा हो तो बताओ। नहीं, और तो किसी ने कुछ लिखा भी नहीं। तो यानी गौतम बुद्ध के बारे में जो कुछ जानते हो वो उन्हीं ब्राह्मणों का लिखा हुआ जानते हो, उसको तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो फिर क्या गौतम बुद्ध तुम्हारे कान में आके कुछ बता गए थे क्या भाई? और गौतम बुद्ध का मैं बार बार कहता हूं, इसको थोड़ा सा लोग कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, गौतम बुद्ध का आर्यवर्त में इकलौता कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इन्होंने इसको योद्धाओं के देश से भिखारियों का देश बना दिया, भिक्षुओं का देश बना दिया। मैं मतलब आप देखें, मुझे लगता है कि अगर आप भारत के इतिहास को बुद्ध के पहले और बुद्ध के बाद देखें, तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि भारत इतना, आर्यवर्त इतना समृद्ध था, इतना शक्तिशाली था, तो हारता कैसे, गुलाम कैसे होता चला गया? अब बोल तो गुलाम नहीं हुआ, हर क्षण लड़ाई होती रही। दूसरी बात, आप बुद्ध के बाद के भारत को देख लें, वो आपको लगातार कमजोर होता हुआ नजर आएगा। बौद्ध धर्म वालों ने जो 60-70 साल तक अरब आक्रमणों को सिंध में रोका गया, और उसके बाद जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो जाकर मिल गए। अरे बार राजा दाहिर को हराया बौद्धों ने ना, बौद्धों ने राजा दाहिर को हराया, और जहां राजा दाहिर को तुमने हराया वहीं बामियान में बुद्ध की मूर्ति लगा के, तोप लगा के उड़ा दी तालिबान और सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किसको मारा? इन्हीं बौद्धों को मारा थे। जहां जहां बौद्ध धर्म प्रचलित था वहां मुसलमानों को, लोगों को कन्वर्ट करने में 2-4 साल भी नहीं लगे। अच्छा, ये बड़ी मजेदार बात देखें, उदाहरण है, बंगाल में लोग कहते हैं ना साहब इतने कहां से आ गए, बंगाल में बौद्ध धर्म प्रचलित था साहब। जहां जहां बौद्ध धर्म था, नंबर 1 वहां इस्लामी आक्रांताओं को घुसने और पैठ बनाने में आसानी हुई। नंबर 2, सबसे पहले उन्होंने बौद्धों का ही विनाश किया। इसको मैं अक्सर ईरान की इस्लामी क्रांति से देखता हूं। जब खुमैनी आए तो सबसे ज्यादा उनको वामपंथी लेके आए थे, खुमैनी आते ही वामपंथियों को गोली मार दी। तो ये एक ये आप समझे, ये जो बौद्ध थे ये उस युग के वामपंथी थे जी। ये आपके उपमा जो है ये बहुत दूर तलक जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप बताएं ना, जिस तरह मुझे पसंद आ गई, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, थैंक यू। लेकिन इसे देखें ना, जिस तरह वामपंथियों ने एक नया नैरेटिव चलाया और इस्लामियों के साथ गठबंधन किया, और जहां जहां इस्लाम हावी होता गया वहां वहां वामपंथ समाप्त हो गया। उसी तरह बौद्धों ने एक नया नैरेटिव चलाया, इस्लामियों के साथ गठबंधन किया, और जहां जहां इस्लाम हावी होता गया बौद्ध समाप्त होते चले गए। बौद्धों का गठबंधन इस्लाम के साथ सनातनियों के विरुद्ध था, वामपंथियों का गठबंधन इस्लाम के साथ सनातनियों के विरुद्ध है। इसलिए एकदम देखिए, एकदम पैरेलल आपको नजर आएगा
कि प्राचीन भारत का जो बुद्धिज्म था वो आज की तारीख में आपको वामपंथ के रूप में नजर आता है। और आजकल जो है वो हमारे चंद्रशेखर जाटव के अनुयायी जो हैं वो बड़े बौद्ध धर्म के प्रचारक हो रहे हैं, ये भी देखा होगा आपने। देखिए, आज एक बड़ी अच्छी सी बात है, जिसको आज की तारीख में 3 बड़ी ढाल बनी है। पहली एक संविधान की किताब, उसको ऐसे हाथ में ले लीजिए, उसके बाद जो चाहिए बाकी। दूसरी अंबेडकर का नाम, और तीसरे बुद्ध की प्रतिमा। संविधान की किताब, अंबेडकर का नाम और बुद्ध की प्रतिमा। मैंने नेहा सिंह राठौर को देखा जब उनके खिलाफ मुकदमा हुआ तो हाथ में बुद्ध की प्रतिमा लेकर आ गई। तो मैं फिर से कह रहा हूं, संविधान की किताब, अंबेडकर का नाम और बुद्ध की प्रतिमा आज की तारीख की 3 सबसे बड़ी ढालें हैं। लेकिन वो अलग बात है कि इसके लिए भी कहीं ना कहीं मैं वर्तमान सरकार को दोषी पाता हूं। देखिए, मैं आपको, एंड यू विल हैव टू गिव मी अ मिनट हियर। 1990 में जब वीपी सिंह ने 3 काम किए थे। एक तो उन्होंने साहब मंडल आयोग लगाया था, दूसरे उन्होंने राजीव गांधी ने जो SC/ST एक्ट बनाया था उसको लागू किया था, और तीसरा उन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न दिया था। तो साहब, मैं 80 के दशक में स्कूल में था, और मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरी इतिहास और पूरी सिविक्स की किताब में और पूरे संविधान में अंबेडकर का नाम एक आध जगह पासिंग रेफरेंस में आया था। पासिंग रेफरेंस में अंबेडकर हमारे यहाँ ना पढ़ाए जाते थे, ना अंबेडकर के बारे में वार्ता होती थी। वीपी सिंह ने इसको समझा। वीपी सिंह ने सोचा हम एक दांव से साहब हम मुस्लिम, दलित और ओबीसी तीनों को साध लेंगे। वो अलग बात है कि वीपी सिंह 1990 में 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए और इतना बुरा ध्वस्त हुए कि दोबारा संसद में आने को तरस गए। तो और बात के उनके जो तकरीबन 2 दशक वो जीवित रहे, चूंकि प्रयागराज में ही उनकी कोठी है, और वीपी सिंह की कोठी का नाम है ऐश महल, और वो भी हाँ जी, बहुत बार वहां पत्थर लगा, ऐश महल। और वो कैंटोनमेंट में भारत सरकार की कोठी लेकर कब्जा की गई, और आज तक वीपी सिंह के पुत्र का उस पर कब्जा है। तो जब ये इन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न दिया, तो उसके बाद ये एक अंबेडकर पुराण और अंबेडकर महिमा शुरू हो गई। लेकिन ठीक है, ये सब तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था। फिर बहुजन समाज पार्टी आ गई, उन्होंने अंबेडकर को काफी प्रमोट किया वगैरह वगैरह। लेकिन इसको जो असली गति दी वो मोदी सरकार ने दी, और उन्होंने अंबेडकर को एकदम से इतना बड़ा डेमीगॉड बना दिया। तो ठीक है, उनकी भी अपनी राजनीति है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि आप चंद्रशेखर जाटव की बात कह रहे थे, पहले मैं चंद्रशेखर रावण कहता था उसको, बाद में मुझे समझ में आया कि रावण तो साहब बड़ा ज्ञाता था, बड़ा ज्ञानी था, और तो चंद्रशेखर अहंकार ने नाश किया। और चंद्रशेखर जाटव को मैं रावण मानने को अब तैयार नहीं हूं। तो चंद्रशेखर जाटव ने को जिस तरह भाजपा ने प्रमोट किया, तो मैं बार बार नहीं, मैं मतलब मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं। मैंने अलग अलग टीवी चैनल, तो मैं यूट्यूब पे भी नहीं आया था, मैं कहता था कि साहब चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के लिए भस्मासुर का काम करेगा, और वो भस्मासुर बना। वो तो है, इन्होंने ही बनाया। और आज भी आप देखिए कि यद्यपि कार्रवाई इसके चमचों और गुर्गों के प्रति उत्तर प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश में तो आज मैंने पहली बार सुनी कि हुई, और लेकिन ये कुछ भी कह ले, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने दी जाती। ना उत्तर प्रदेश में नहीं होता। उत्तर प्रदेश में बाबा का मुंह नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में हमारे प्रयागराज में इसने एक धरना कराया था, बाबा की पुलिस ने इतनी बुरी तरह मारा, सबको उठा के जेल में बंद कर दिया, यहां से भाग गया, और बाद में कहने क्या लगा कि ये मेरे आदमी नहीं है, जो चाहो इनके साथ करो। उस एक हफ्ते में 2 घटना हुई थी। चंद्रशेखर जाटव ने अपना प्रदर्शन कराया था, और अपने ही प्रदर्शनकारियों को पुलिस के हवाले करके हाथ धो लिया था। और इटावा में अखिलेश यादव ने अपना प्रदर्शन कराया, तो बाद में कह दिया था भाजपा के यादव हैं, इनको पीटो मत करो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो एक हफ्ते में 2 घटनाएं उस दौरान हुई थी। तो ये बाबा के मुंह नहीं लगता, योगी के मुंह नहीं लगता। इसको सारी खिलाफत देखिए मध्य प्रदेश में क्यों ये एक्टिव है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार इसको बाकायदा प्रमोट कर रही है, योगी नहीं प्रमोट कर रहे। जहां तक मोहन यादव का सवाल है, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, एक दिन लोगों को मेरी बात याद आएगी कि उत्तर प्रदेश में मुलायम यादव ने जो किया, बिहार में लालू यादव ने जो किया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव वही करेंगे। मोहन यादव रहेंगे नहीं ज्यादा, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जानकारी आधारित भविष्यवाणी है तो सही ही होगी।
वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं ट्वीट कर हाँ, दूंगा, संजय दीक्षित साहब ने बताया, मोहन यादव रहेंगे नहीं। बिल्कुल बता दीजिएगा। बल्कि जितने भी पर्ची मुख्यमंत्री हैं, कोई भी आधे टर्म से ज्यादा नहीं रहेगा। इसका मतलब आपके यहाँ भी बदल रहे हैं? यदि वो पर्ची मुख्यमंत्री हैं तो। अच्छा, ठीक है। जो यूं होता तो क्या होता। पर्ची मुख्यमंत्री जो है उनकी स्थिति खराब है। उड़ीसा में स्थिति बड़ी खराब बताई जा रही है, जो भी मेरे सोर्सेज से, मेरे ब्यूरोक्रेसी के सोर्सेज से पता चल रहा है। देन आई डोंट ट्रस्ट ब्यूरोक्रेट्स ने कभी सही जानकारी दी ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं सुने, अखिलेश यादव को इन्होंने 2017 में यकीन दिला दिया था कि भैया आप तो जीत गए, चुनाव तो फॉर्मेलिटी है। 1977 में इंदिरा गांधी को उन्होंने यकीन दिला दिया था कि मैडम बस चुनाव घोषित कीजिए, यू विल स्वीप इंडिया। तो ब्यूरोक्रेट्स पे तो मेरा कोई ट्रस्ट ही नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। नहीं, आप पहले इसको अलग अलग करें। मैंने पर्ची मुख्यमंत्रियों के बारे में जो सूचना दी है वो ब्यूरोक्रेटिक सोर्सेस से नहीं है। ओके, ठीक है साहब। ओडिशा की सरकार कैसी चल रही है उसके बारे में जो सूचना दी है वो ब्यूरोक्रेटिक सोर्सेस से है। और सरकार कैसी चलती है उस मामले में अमूमन ब्यूरोक्रेट्स बता दिया करते हैं सही सही। मैं हाँ वो ठीक जीतेगी या है, वो बात हारेगी ये नहीं बता सकते, वो हमेशा गलत होते हैं। लेकिन सरकार कैसी चल रही है, मुख्यमंत्री कैसा है, मंत्री किस प्रकार के हैं, ये तो ब्यूरोक्रेसी से ही पता चलेगा। एकदम, इससे उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। लेकिन संजय सर, कभी आपने सोचा है कि सरकारें हारेंगी या जीतेंगी, इस पे ब्यूरोक्रेटिक जो आकलन होता है वो हमेशा गलत क्यों होता है? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव था, योगी आदित्यनाथ के नाम पे पहली बार चुनाव हो रहा था, क्योंकि 2017 का चुनाव जो था वो मोदी के नाम पे हुआ था। तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव हो रहा था साहब। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में मतलब एक चीफ सेक्रेटरी के समकक्ष अधिकारी के कमरे में हम लोग बैठे हुए थे, और उसमें कम से कम 10-12 सीनियर आईएएस थे। मैं वहां पे शायद इकलौता आदमी था जो बेरोजगार, बाकी सब सीनियर आईएएस थे। तो सब के सब सुर में सुर मिलाकर कह रहे थे कि बाबा तो गयो, बाबा तो गयो, और सब हमको समझा रहे थे कि योगी हार जाएंगे। और मैं उनसे कह रहा था कि नहीं साहब, योगी सब बड़े जीतेंगे नहीं, प्रसन्न भी पूर्ण हो गए बहुमत। अरे सुने तो सर, सुने तो कारण बताया। तो मैंने कहा कि नहीं, योगी जीत ही नहीं रहे, पूर्ण बहुमत से, अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। और सब मुझको सुने। तो उसमें एक अधिकारी का मुझे भूलता नहीं भाई, वो उसमें हालांकि काफी जूनियर सीनियर थे, पर जो उसमें सबसे सीनियर अधिकारी थे वो चूंकि एक डिपार्टमेंटल हेड थे, तो उनकी हर जिले में एक शाखा थी। तो उन्होंने कहा देखिए मैं आपको बता दूं, मेरी उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में ऑफिस है, और हर ऑफिस में लंबा चौड़ा स्टाफ है। मैंने एक एक जिले में अपने ऑफिस से बात की है, और सबने मुझे ये बताया कि योगी तो एकदम हार रहे हैं। तो मैंने कहा साहब आपको किसने क्या बताया? बड़े चूंकि हमारे क्लोज अधिकारी थे, और तो मैंने कहा कि साहब आपको किसने क्या बताया, मैं क्या कह सकता हूं, पर मैं ये आपको बता सकता हूं कि आपका आकलन गलत है, और योगी जीत ही नहीं रहे, लंबे बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब नतीजा आ गया तो ये अधिकारी हमको फोन करके पूछने लगे कि साहब ऐसा कैसे हुआ कि हम सब गलत और आप सही हो गए? अच्छा, यही इसी दौरान सत्य हिंदी के चैनल पे आशुतोष से भी मेरी बहस हुई। वहां भी मैंने ये दावा किया था, शीतल पी सिंह वगैरह थे, तो वहां भी मैं सही साबित हुआ। बहरहाल, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब आपको इतना अच्छा आइडिया कैसे था? हमने कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे तो लेमैन आइडिया था, आपको गलत आइडिया क्यों था ये आप समझ लीजिए। आप लोग सरकारी आईएएस अधिकारी हो, आपसे आपके अधिकारी, जूनियर अधिकारी वही बात कहते हैं जो आप सुनना चाहते हो। आप सब लोग योगी को हटाना चाहते तो आपका मुंह देख भी तो गए हो। तो आप ठकुर स्वाति वाली बातें सुन रहे हो, आप वो बातें सुन रहे हो जो आपका जूनियर, क्योंकि आप आईएएस अधिकारी हैं, आपसे लोग वही बात कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं, मुझसे लोग सच बोलते हैं। ये तो होता है, ये तो होता है। हालांकि मेरा आकलन सही रहता है, क्योंकि क्या है कि मुझको लोग कुछ दूसरी तरह से देखते रहे। खैर, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनता। थोड़ा सा चलेंगे जरा हम आपके प्रिय मित्र राहुल गांधी की तरफ। ये राहुल गांधी ने मोदी सरकार को यूजीसी वाले विवाद से बचाने में इतना सहयोग क्यों किया? लगातार तीसरे प्रोग्राम में आपने राहुल गांधी को मेरा प्रिय मित्र बताया है, पर चले आप बने हैं, जो आप कहें सही है। तो
मुझे लगता है कि देखिए अब क्या कहें राहुल गांधी के बारे में, सिर्फ इतनी सी बात है। एक बार कोई मुझसे पूछ रहा था, संजय सर इसको समझिए, कोई पूछ रहा था कि मान लिया राहुल गांधी बड़ी गलतियां करते हैं, पर राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी बात सुनी जाती है, तो उनकी टीम उनको क्यों नहीं सही एडवाइस करती? तो मैंने एक सिंपल सा पलट के सवाल किया कि आपको क्या लगता है उस टीम का चुनाव किसने किया होगा? राहुल की टीम का चुनाव तो खुद राहुल ने किया होगा ना। बिल्कुल। तो जैसे राहुल वैसी उनकी टीम। तो उनको आज भी उन्हें लगता है कि नरेंद्र सरेंडर कहकर वो कोई बहुत बड़ा तीर मार देंगे। आप देखिए उन्होंने 2 एआई वीडियोस लगाए, दोनों ही कोर्ट ने आदेश करके हटवा दिए, उन्होंने 2 और लगा दिए। तो आप इसको एक कमाल की बात है। फिर सबसे बड़ी बात, जहां मैं मानता हूं बीजेपी ने भी एक बड़ी ब्लंडर की कि साहब राहुल गांधी तो बाद में बताया, आपको खुद ही बताना चाहिए कि क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि जनरल नरवणे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे कार्ड ब्लैंच यानी कि एक टोटल फ्रीडम टू एक्ट, फ्री हैंड दिया था। वो फ्री हैंड जो राहुल गांधी अभी ऑपरेशन सिंदूर में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री भारतीय सेना को फ्री हैंड नहीं देते, देखो दिया तो है, जनरल नरवणे ही बता रहे हैं फ्री हैंड दिया, इससे ज्यादा उसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, आप इतना ज्यादा 3 दिन आपने उसमें कथक किया कि फिर भैया कितनी ढेर सारी किताबें निकलने लगी, रेड साड़ी निकलने लगी, तो वो हिमालयन ब्लंडर निकलने लगा, तो मथई की किताब निकलने लगी, तो सारी मतलब आप देखें ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, तो बात निकालने वाले तो आप है ना। वो आपको क्या लगता है, मतलब मुझे कुछ बड़े 10 मतलब वो सोनिया गांधी और गांधी परिवार के बड़े क्लोज पत्रकारों ने बताया कि सोनिया गांधी राहुल से बात नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, उन्होंने कहा कि ये आदमी हर बार कोई इस तरह की हरकत करता है कि हमारी 6 पुश्तें लज्जित होती हैं और खुद तो कुछ कर नहीं पाता है। तो मतलब और रेड साड़ी, हावियर मोरो की रेड साड़ी जो यहाँ बैन कर दी गई थी। नहीं अब बैन नहीं, मेरे पास तो उसका बुक है, अब उसका बैन हट गया मेरे पास। वो मैंने तो उसी टाइम पे ही उसको ऑनलाइन लेके और पूरा पढ़ लिया था। हाँ ऑनलाइन तो सबने लिया था, पर अब प्रिंट एडिशन भी उपलब्ध है। तो सोनिया गांधी सुनाए राहुल गांधी से बात नहीं कर रही हैं कि ये आदमी हर बार कोई ऐसी बात करता है कि मतलब जैसे आप इसको फुटबॉल की एनालॉजी ले तो ऐसा लगता है कि ये बड़ी तेजी से राहुल गांधी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं विपक्षी खेमे की तरफ एकदम, जब एकदम डी पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लोग ध्यान से देखते हैं राहुल गांधी के पैर में तो बॉल ही नहीं है, बॉल तो पीछे उनके यहाँ गोल हो रही है। तो वो बिना बॉल के दौड़े चले जाते हैं, तो स्पीड उनकी बहुत है, उनकी, सीधे विपक्षी डी तक पहुंच जाते हैं वो। तो लेकिन है बिल्कुल, देखिए साहब, और क्या वो हाँ फिर बहुत है, और सर्दी में भी टी शर्ट पहन के घूमते हैं। हालांकि जिस समय वो टी शर्ट पहनने का दावा कर रहे थे उसका फोटो आ गया, बगल में हीटर लगाए बैठे थे। हैव यू सीन दैट पिक्चर? नहीं। लेट मी शो इट टू यू। वो हीटर लगाए बैठे थे बगल में। और मतलब क्या कहें, सोशल मीडिया की एज में इन लोग कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा मामला कहां से कहां जा रहा है। इन्हें समझना पड़ेगा साल, अब ये एक सोशल मीडिया की का दौर है, यहाँ पे कुछ छुपता नहीं है, कुछ बचता नहीं है, ये देखें। वैसे भी आजकल तो सेंट्रल एसी का जमाना है, तो अगर सेंट्रली हीटेड हो तो क्या जरूरत है कुछ और पहनने की। राहुल गांधी का इकोसिस्टम सेंट्रली हीटेड है। मैं आपको बता रहा, वो इतना हीटेड है कि उसमें हमेशा फ्यूज उड़ जा रहा है, आप इसको समझिए। तो पूरा ध्यान उन्होंने यूजीसी से हटवा दिया, लेकिन मोहन यादव उसको फिर ले आए सेंटर में। मोहन यादव जो है ना, आप ये आपकी आवाज कट गई। मोहन यादव पे जो मैंने कहना था कह दिया, मैंने इसे लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश में जो काम मुलायम ने किया और बिहार में जो काम लालू ने किया, अगर मोहन यादव को पर्याप्त अवसर मिला
तो मध्य प्रदेश में वही काम मोहन यादव करके दिखा देंगे। मुश्किल है। वो क्या है कि मायदा वहाँ 1% है, तो वो बाकी जितने भी है ना वो सब उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। अब आप ये जो हमारे शिवराज सिंह चौहान वाले जो धाकड़ हैं, वो एक ओबीसी कैटेगरी में आते हैं धाकड़, राजस्थान एमपी में होते हैं, तो वो धाकड़ ही उनसे कहीं बहुत ज्यादा है, बाकी की तो छोड़ ही दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये यादव हमारे ऊपर क्या कर रहा है। जो 5 क्वेश्चंस ऑफ लॉ सूर्यकांत जी ने तय किए, जस्टिस सूर्यकांत ने, वो देखें उसमें उसमें जो 2 नंबर है वो यही है कि साहब कि इनका जो इंट्रा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसका क्या होगा। आप जानते हैं साहब ये एम्पेरिकल फैक्ट 40 है, लेकिन 40 मिनट हो गए वार्ता को, और मेरा ख्याल है 45 मिनट में आप वाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि आपके पास बड़ी आज जानकारी के जल्दी कर स्रोत रहे हैं हैं। हम, आज जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम और लंबा जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब मेरी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जल्दी करने लंबा जाने की, वो आपके ऊपर है। परंतु एक सवाल मैं आपसे कर लूं, आज सवेरे मैंने एक पोस्ट किया है और काफी चर्चित पोस्ट है। मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव विधानसभा में बोल रहे हैं तो उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं, उनकी जबान लड़खड़ा रही है, वो बोल नहीं पा दारू रहे पिए हैं, हुए वो लगता खड़े है, नहीं हो पा ऐसा रहे लग रहा है कि दारू पिए हैं। हुए। हाँ, और भाजपा ने आरोप लगाया कि उन्होंने दारू पी रखी। उनका कहना है कि एंटीबायोटिक का असर है। एंटीबायोटिक मैंने भी खाए हैं, पर एंटीबायोटिक खा के मेरी जबान और पैर तो कभी नहीं लड़खड़ाए। तो ये एंटीबायोटिक ये नई जानकारी मिली। ये नहीं जानकारी। तो आपको क्या लगता है साहब की मतलब और क्या वास्तव में तेजस्वी नशे में थे? और दूसरी बात, अगर थे तो ऐसी क्या बाध्यता हो गई, क्या पारिवारिक तनाव इतना ज्यादा है कि वो विधानसभा में और अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो तेजस्वी ने बताया मेरे पैर के अंगूठे के नाखून में चोट है, पैर के अंगूठे के नाखून में चोट है, वो व्हीलचेयर पे चल के आए। तो लोग कह रहे हैं कि व्हीलचेयर पे इसलिए नहीं आए थे कि नाखून पे चोट थे, व्हीलचेयर पे इसलिए आए थे कि वो चल ही नहीं पा रहे थे। तो ये साहब, ये तो क्या ए, आप जो है वो सदियों से दबे कुचले यादव समाज को इस तरह से देखते हैं। हाँ? मैं यादव समाज को बिल्कुल ऐसे नहीं देखता हूं। मेरा बार बार कहना है कि यादव हे सनातनियों की कृष्ण हे यादव हे सकेती, फर्स्ट लाइन सोच ऑफ सोच के। डिफेंस है, प्रथम रक्षा पंथी है यादव। मैं सिर्फ तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं। तो वो भगवान राम को भगवान कृष्ण को कहते हैं हम कि हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, और ये दूसरे किस्म के कौन से यादव है। एक यादव वृंद ने मुझसे बात किया, आपको पता नहीं है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, आभीर जमन की रात खस स्वपचात यति अघरूप जे। हम आभीर जो है मैंने कहा यार, वो लुटेरे यादव अलग हुआ करते थे जिनको आभीर बोलते थे, तुम वाले यादव कैसे बन गए ये बताओ पहले। तो वही तरह तरह के तर्क कुतर्क लगाए जाते हैं। हम तो वो ढूंढ रहे हैं, आपको कहीं मिले तो हमें थोड़ा कीजिएगा। मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि भाई जो राव बलबीर सिंह ने जो पिटीशन डाली थी अंग्रेजों को कि हम यादव जो हैं हम शूद्रों में नहीं रखे जाएं और हम क्षत्रिय हैं, उस पिटीशन की कॉपी चाहिए मुझको, जिसकी वजह से 1931 के बाद जाति जनगणना सस्पेंड हो गई थी। जो लोग सुन रहे हो, कोई अहिरवाल से हो, राव बलबीर सिंह जी की जो पिटीशन अंग्रेजों को थी 1931 की जनगणना के बाद में, और उसके पहले जो उन्होंने आंदोलन किया था, उसके बारे में जो भी जानकारी हो कृपया हमसे शेयर करें, यह आपसे अनुरोध है। अब 2 बातें और कर लेते हैं फटाफट, छोटी छोटी चीजें हैं। एक तो ये है कि साहब की नसीरुद्दीन शाह जी को फिर से क्या हो गया। नसीरुद्दीन शाह को फिर से कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ था पहले से है वही कंटिन्यू कर रहा है। उनको फिर से कुछ नहीं हुआ है। और देखिए, फिर मैं कहता हूं, इसको समझें, हम किसी को कुछ कह दें कि इन्होंने ऐसा किया या इनके मन में ऐसा है या इनकी फितरत ऐसी, वो सब नहीं जाना चाहिए। हम दोनों साइंस के विद्यार्थी रहे, हम लोग वही बात कहें जिसको हम साबित कर सके। और सबूत ये है कि नसीरुद्दीन शाह के खानदान को ऑफिशियल गजट जारी करके अफगानिस्तान ने गद्दार घोषित किया है। हाँ बिल्कुल। तो जाफिशा खान, जाफिशा तो खान उनके सुने, पूर्वज का तो नाम है। बहुत आधिकारिक तौर पर, अच्छा सुने, 2 चीज सुने।
तो पहले इन्होंने अपने ही मुल्क से गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ यहां आए, और यहां आकर इन्होंने जिन हिंदुओं ने इनको पनाह दी, इन्होंने उन हिंदुओं के साथ गद्दारी की, और उसके चलते अंग्रेजों ने इनको छोटी मोटी नवाबी जागीर भी दे दी। तो यानी डबल गद्दार। हाँ सल्तनत सुनो, हाँ तो डबल गद्दार। तो और दोनों ही गद्दारी डॉक्यूमेंटेड है, दोनों ही गद्दारी डॉक्यूमेंटेड है। अंग्रेजों ने लिखा है इनके बारे में कि साहब हमको अफगानिस्तान में एक बड़ा शानदार गद्दार मिल गया, और फिर अंग्रेजों ने यह भी लिखा है कि साहब हमको मेरठ के पास हमने जिस गद्दार को बसाया था वो भारतीयों के साथ गद्दारी करने में उसका कोई मैच नहीं है, उसको तो हमें पुरस्कृत करना चाहिए। तो यार तुम तो खानदानी गद्दार हो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई भी संकोच नहीं। तुम एक जिहादी हो, प्योर एंड सिंपल जिहादी हो। तुम्हारे सगे भाई को मोदी सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बना के रखा। जितने दिन वो वाइस चांसलर रहे वो बड़े कायदे से रहे, जैसे उनका टर्म खत्म हो गया वो भाषाएं बोलने की आदत पड़ गई। तो तुम मूलतः देखिए, बात इस तरह समझें कि ये पूरा जो गैंग है, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे फलाने हो, चाहे ढिकाने हो, चाहे शबाना आजमी हो, चाहे जावेद अख्तर हो, इन लोगों साहब इनकी आदतें गई थी बिगड़, इनकी आदतें बिगड़ गई थी। इनको लग रहा था कि ये देश तो मेरे जूते की नोक पे है और इस देश वाले बने मेरा जूता साफ करने के लिए। लिहाफ वाले तो लोग हैं। हाँ, ये सब लिहाफ वाले लोग हैं। हाँ, लिहाफ वाले लोग हैं। तो इलियाफ वाली बात हुई भी थी आपके यहाँ, तो जयपुर डायलॉग्स पे मंच पे हुई थी, सुने। तो हुआ क्या कि इनकी आदतें गड़बड़ा गई हैं और माहौल बदल गया है। तो ऐसे में नसीरुद्दीन शाह की सिर्फ एक बात से मैं एग्री करता हूं। जब नसीर कहते हैं कि ये वो देश नहीं जिसपे वो पले बड़े, तो मैं कहता हूं हाँ, ये वो देश नहीं बचा मियां जिसमें तुम पले बड़े थे। ये देश नहीं बचा, अब वो है ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि अरे नसीरुद्दीन मियां, अब तुम जिंदगी के उस मुकाम पर आ गए हो कि तुमको अल्लाह की बात कबूल कर लेनी चाहिए, और जो भी कुरान पाक में लिखा हुआ है उस हिसाब से 4.97 कुरान मजीद और 16.41 के हिसाब से तुरंत पहली मोहलत में, पहली फुर्सत में हिजरत कर लेनी चाहिए, है नसीरुद्दीन मियां। नहीं, वैसे भी उनका दारुल हर्ब में क्या काम, उनको तो दारुल इस्लाम में ही जाना चाहिए। वो तो किताब में लिखा हुआ है कि काफिरों के साथ रहना जो है वो बड़ा गुनाह है, और काफिरों का साथ छोड़ दोगे तो तुमको खुदा जो है नेकी बख्शेगा। ये दो मैंने आपको आयतें बताई हैं, 4.97, 16.41। उन्होंने जन्नत जाने के, एक में सजा है और दूसरे में इनाम है। उन्होंने जन्नत जाने का काम कर लिया है। उन्होंने एक हिंदू काफिर ब्राह्मण को मुसलमान बना लिया है निकाह करके, तो उन्होंने जन्नत का उनका इंतजाम हो गया। हाँ, लेकिन उसने तो कलमा पढ़ा नहीं, सुना। अरे कलमा पढ़ा ना हो पढ़ाओ, देखिए वो कैसी बातें करती है दीना, मतलब रत्ना पाठक, मैं तो देख के हैरान हूँ। वो मतलब आप सोचे वो उसको करवा चौथ को दकियान उसी कहती है और हिजाब को जस्टिफाई करती है। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। ये तो खैर, ये देखिए, ये तो साहब माइनॉरिटी का हक है, इतना तो चलता है। आखिरकार इन्होंने केवल 1000 बरस ही तो राज किया है, ज्यादा करते तो पता नहीं क्या करते। खैर, 1000 बरस राज नहीं किया है। संजय सर आप भी ऐसी बात करते हैं, बिल्कुल नहीं किया राज 1000 बरस। वो 1000 बरस स्ट्रगल किया है उन्होंने, 1000 बरस उन्होंने स्ट्रगल किया, और हालत ये हो गई थी बात तक कि वो शाह आलम दिल्ली ते पालम हो गया था मामला। अब जो शाह आलम आज दिल्ली तत् पालम जो वो बात अलग है ही, लेकिन साहब हम अरशद मदनी साहब की बात को ही मानते हैं। अरशद मदनी साहब ने कहा है कि हजरत इस्लाम आदम, हजरत आदम जो थे वो हिंदुस्तान में ही पहली बार नमूदार हुए थे। तो भाई उनकी बात को हम कैसे जो है नकार सकते हैं, बताइए आप। जी, अब जरा विकास दिव्य कीर्ति की बात करिए। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूं,
विकास दिव्य कीर्ति पे अलग प्रोग्राम रख लें। ये आदमी इतना जहरीला है, इसके ऊपर मैं कई पोस्ट कर चुका हूं, इसके ऊपर मैं कई बार बात कर चुका हूं। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। उसके बाद इस आदमी ने इतनी गंदगी मचा रखी है। भी कल मैंने लिखा है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि एकदम गलत, फर्जी और जहरीले नैरेटिव फैलाने पे भी लोगों को सजाएं नहीं होती, उनको पकड़ने कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप विकास दिव्य कीर्ति पे एक अलग प्रोग्राम रख लें, जब बुलाएंगे तब आ जाऊंगा। इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करना जरूरी है। ये आदमी जहरीला। अच्छा, दुखद क्या है उसके बोलने, अब ये बोलने का, बताने का अंदाज इतना मखमली, इतना मुलायम है कि मेरे को लोग बोलते हैं, अरे विकास सर बोलते बहुत अच्छा है, समझा दे। अरे वो जहर बो रहा है, वो ब्रेन वॉश कर रहा है। दिस मैन शुड बी बिहाइंड बार्स। जी, इसको आपने नक्शल में ना निपटाएं, इस पे आप अलग प्रोग्राम जब आदेश आऊंगा। और विकास दिव्य कीर्ति बड़ा प्रोग्राम करें। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये जो आप कोंकण समिति कर रहे हैं, इसमें विकास दिव्य कीर्ति को भी एक मुद्दा बनाए। जी, बिल्कुल, आपकी बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज के लिए हम अ, इसी को यहीं पर समाप्त करते हैं कार्यक्रम को, और सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुपम जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।